निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के बाद चरण लू हुई के साथ चला गया। वापस आकर उसने दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। दोपहर में प्रिया और झांग कियान दोपहर के भोजन के लिए साथ आए। चूंकि घर में कम ही लोग थे, इसलिए चरण ने लू हुई और झांग कियान के लिए भी खाना बनाया। भविष्य में जब वे नए घर में जाएंगे और वहां ज्यादा लोग होंगे तो उन्हें जरूर एक नानी और एक रसोइया रखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वे काम चला लेंगे। इसके अलावा प्रिया अभी गर्भावस्था के शुरुआती दौर में थी और खाने पीने की उसकी पसंद नापसंद बहुत ज्यादा थी, इसलिए चरण ने खुद खाना बनाने की पूरी कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि कुछ ही लोगों के लिए किसी की मदद से खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। जल्द ही चरण ने कई व्यंजन बना लिए और लू हुई, झांग कियान और झांग जिनिंग ने खाना मेज पर लाने में मदद की। वे पांचों मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए और दोपहर का भोजन करने लगे। दोपहर के भोजन के बाद चरण प्रिया के साथ थोड़ी देर सोने गया, फिर उसे बताया कि वह लू हुई को किन परिवार के गांव ले जाने वाला है। वह देखना चाहता था कि ग्रीनहाउस में सब्जियां कैसे उग रही हैं। वह हाल ही में व्यस्त था और वापस जाने का समय नहीं मिला था। लू हुई ने पिकअप ट्रक चलाया और चरण ने उसे रास्ता बताया। आधे घंटे से भी कम समय में वे दोनों हुआंगान काउंटी से किन फैमिली विलेज पहुंच गए। ये दिखाता है कि कार होना ज्यादा सुविधाजनक होता है। ऐसे ठंडे मौसम में कार में बैठने का मतलब था ठंडी हवा की चिंता न करना। कार किन फैमिली विलेज के पूर्वी छोर पर रुकी और चरण और लू हुई बाहर निकलकर सड़क किनारे ग्रीनहाउस की ओर चल दिए। वूफ 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 कुत्ते के भौंकने की आवाज के साथ किंदाजी सब्जियों के एक ग्रीनहाउस से बाहर निकला। सड़क के किनारे एक पिकअप ट्रक खड़ा देखकर वह पहले तो थोड़ा हैरान हुआ। जब उसने साफ तौर पर देखा कि वह व्यक्ति चरण है तो उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। तियांगे, तुम यहाँ हो? हाँ दाजी, हाल ही में सब्जियां कैसी उग रही हैं? चरण ने उसकी ओर सिर हिलाया और सब्जियों के ग्रीनहाउस की ओर चल पड़ा। वे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गर्मियों की सब्जियां सचमुच सर्दियों में उगाई जा सकती हैं। किंदाजी का चेहरा उत्साह से भरा था। चलो तियांगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तेजी से बढ़ने वाले टमाटर, हरी फलियां और बैंगन पहले ही फल देने लगे हैं। ये सुनकर चरण भी बहुत उत्सुक था और किंदाजी के पीछे ग्रीनहाउस में चला गया। जैसे ही वे ग्रीनहाउस के प्रवेश द्वार से गुजरे, एक बड़ा पीला कुत्ता जो बंधा हुआ था चरण और लू हुई पर बेतहाशा भौंकने लगा। चरण ने आश्चर्य से कुत्ते को देखा। ये बहुत खतरनाक है। तियांगे, तुम्हें पता है, मैं हाल ही में यहाँ रह रहा हूँ और सब्जियाँ कटाई के लिए लगभग तैयार हैं। मुझे डर है कि कोई उन्हें चुराने न आ जाए और मैं रात को गहरी नींद सो सकता हूँ, इसलिए मैंने दरवाजे की रखवाली के लिए एक कुत्ता खरीदा है। किंदाजी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। दरअसल उसे सब्जी ग्रीनहाउस में लोगों द्वारा की जाने वाली शरारतों का भी थोड़ा डर था, इसलिए किंदाजी बहुत चौकस था। ये सुनकर चरण ने सिर हिलाया। तुमने बहुत सोच समझकर कहा है। मैं तुम्हें कुत्ते के पैसे बाद में दे दूंगा। ये सुनकर किंदाजी ने खुशी से सिर हिलाया। उन्होंने मोटा तिरपाल उठाया और सब्जी ग्रीनहाउस में दाखिल हुए। अचानक गर्मी महसूस हुई। सब्जी ग्रीनहाउस के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, जबकि उस समय बाहर का तापमान केवल 10 डिग्री से थोड़ा ज्यादा था। तापमान का यह अंतर साफ दिखाई दे रहा था। चरण ने ऊपर देखा और ग्रीनहाउस के अंदर रास्ते के बीचों बीच तापमान नियंत्रित करने के लिए एक कोयले का चूल्हा रखा हुआ था। सब्जियों की क्यारियों के दोनों ओर हरी फलियां, खीरे, बैंगन, टमाटर वगैरह के लिए जालीदार झाड़ियां लगी थीं। इन सब्जियों की शाखाएं और पत्तियां हरी भरी थीं और ज्यादातर सब्जियां पहले ही खिल चुकी थीं और फल दे चुकी थीं। चरण ने देखा कि छोटे टमाटर, छोटे बैंगन और छोटी शिमला मिर्चें उगने लगी हैं। उसे यकीन था कि ये लगभग 20 दिन में बाजार के लिए तैयार हो जाएंगी। यह नए साल के आसपास के समय के लिए बिल्कुल सही समय होगा। चरण ने मन ही मन सोचा कि इस ग्रीनहाउस सब्जी प्रयोग की सफलता के साथ वे अगले साल की शुरुआत में ही इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। यह देखकर कि किंदाजी ने ग्रीनहाउस सब्जियों का बहुत अच्छा प्रबंधन किया था, चरण को एहसास हुआ कि उसे सचमुच पछतावा है और अब वह गंभीरता से काम करने लगा है। सब्जियों के ग्रीनहाउस में ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं था, क्योंकि ज्यादा देर तक वहां रहने से जहर फैलने का खतरा था। इसलिए उसका निरीक्षण करने के बाद चरण किंदाजी और लू हुई के साथ बाहर आया। प्रवेश द्वार पर खड़ा बड़ा पीला कुत्ता अभी भी भौंक रहा था। किंदाजी ने उसे डांटा और पीला कुत्ता रुक गया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें तुरंत ठंड का एहसास हुआ और उन्होंने सहज ही अपनी गर्दन सिकोड़ ली। किंदाजी ने ग्रीनहाउस के बगल में लगे नालीदार लोहे के शेड की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, तियांगे, क्या तुम अंदर आकर थोड़ी देर बैठना चाहोगे? फिर कभी, मुझे और भी काम है। चारण एक पल सोचा और किंदाजी से कहा, ग्रीनहाउस भारी बर्फबारी से सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है तो आपको समय रहते छत से जमी बर्फ हटा देनी चाहिए, वरना सब्जियों का ग्रीनहाउस गिर जाएगा। दाजी, अगर हाल ही में भारी बर्फबारी हुई है तो कृपया ज्यादा ध्यान दें।
अगर बर्फबारी ज्यादा हो तो कृपया गांव वालों से बर्फ हटाने में मदद मांगें, मैं उनकी मेहनत का पैसा दूंगा। समझ गया तियांगे, तुम बहुत सोच समझकर काम करते हो। ये सुनते ही किंदाजी ने झट से सिर हिला दिया। अगर चरण ने इसका जिक्र न किया होता तो वह इसके बारे में सोचता ही नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं है। खूब मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। चरण ने हाथ बढ़ाकर किंदाजी का कंधा थपथपाया और लू हुई के साथ चला गया। किंदाजी ने उन दोनों को सड़क किनारे जाते देखा, चरण को पिकअप ट्रक में बैठते हुए, और उसकी आंखों में प्रशंसा और श्रद्धा के भाव थे। कितना समय हो गया था। उसका तियांगे पहले ही कार चला रहा था और ड्राइवर रख रहा था। उसे चरण का अच्छी तरह से पालन करना था और आशा थी कि एक दिन वह भी ऐसा ही जीवन जी सकेगा। जब तक वे छोटे से आंगन में लौटे तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे। झांग जिनिंग ने चरण को लौटते देखा और चरण के लिए हाल ही में लिखे गए कई गीत समीक्षा के लिए लाए। चरण को उसे देखकर थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह एक अयोग्य गुरु था, हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था और पिछले कुछ दिनों से झांग जिनिंग को नहीं पढ़ाया था। इस समय उसने झांग जिनिंग द्वारा लिखे गए संगीत के अंकों और गीतों की ध्यानपूर्वक समीक्षा की और उसके प्रति अपनी प्रशंसा और समर्थन व्यक्त किया। जिनिंग, तुम तेजी से प्रगति कर रही हो। पिछली बार की तुलना में ये सभी गीत भावनाओं से ओतप्रोत हैं और लोगों को संगीतकार की मनोदशा का एहसास करा सकते हैं। उन्हें पढ़ने के बाद चरण ने झांग जिनिंग को कुछ छोटे छोटे स्थानों को चिन्हित करने में मदद की। यदि आप इन छोटी छोटी बातों में बदलाव करें तो ये बहुत ही क्लासिक गीत बन सकते हैं। झांग जिनिंग ने उन्हें कई बार देखा, मानो उन्हें ज्ञान हो गया हो। उसने बार बार सिर हिलाया, कागज और कलम निकाली और संशोधन करने लगी। चरण ने इन गीतों को संशोधित करने में उनका मार्गदर्शन किया और फिर उनके साथ कई पुराने शास्त्रीय गीतों का विश्लेषण किया। झांग जिनिंग को शास्त्रीय गीतों की गहरी समझ हासिल करने में बहुत लाभ हुआ। डिंगलिंग, मुख्य हॉल में टेलीफोन की घंटी बजी और चरण जल्दी से उसे उठाने के लिए उठे। फोन पर एक अजनबी आदमी की आवाज़ थी जो बहुत विनम्रता से बोल रहा था, लेकिन वह चरण को नहीं ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह झांग परिवार का बटलर था जो झांग जिनिंग को ढूंढ रहा था। झांग जिनिंग ने सुना कि झांग परिवार का बटलर फोन कर रहा है। उसने जल्दी से अपने हाथ में रखे संगीत के सुर नीचे रखे, उठी और चरण के हाथ से फोन रिसीवर ले लिया। नमस्ते बटलर अंकल, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? मेरी 9वीं मिस, क्या आप भूल गईं कि आपके पिता का 60वां जन्मदिन कुछ ही दिनों में है? फोन पर बटलर की आवाज़ लाचार थी। 9वीं मिस, आप बहुत दिनों से वापस नहीं आईं। मालिक पिछले कुछ समय से लगातार आपके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है। झांग जिनिंग ने भी अपने माथे पर थपकी दी। हुआंगान काउंटी में आराम से जिंदगी बिताते हुए वह लगभग भूल ही गई थी। मुझे भी उस बुजुर्ग की याद आती है बटलर अंकल, उनसे कह देना कि मैं कल वापस आऊँगा। झांग जिनिंग का परिवार हाई शहर में रहता है और उनके पिता झांग जियानन एक प्रसिद्ध स्थानीय मत्स्य पालन व्यवसायी हैं। झांग परिवार अपार धन संपत्ति और अपार वैभव और विलासिता का आनंद उठाता है। झांग जियानन की कई पत्नियां और बच्चे हैं, लेकिन झांग जिनिंग निश्चित रूप से उनकी सबसे प्रिय बेटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झांग जियानन के 7 बेटे हैं, लेकिन केवल 2 बेटियां हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी 40 से ऊपर की हो चुकी है और उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं। झांग जिनिंग उनकी सबसे छोटी बेटी है जो उनके बुढ़ापे में पैदा हुई है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे एक अनमोल रत्न की तरह प्यार करते हैं। अब जबकि झांग जियानन अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, झांग जिनिंग को स्वाभाविक रूप से वापस जाना होगा। फोन रखते ही झांग जिनिंग ने आह भरी और कहा, गुरुजी, मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मुझे घर जाना है। चारण ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या आप कल जा रहे हैं? इतनी जल्दी? हाँ, मेरा घर थोड़ा दूर है। ट्रेन से भी मैं परसों दोपहर तक हाई शहर नहीं पहुंच पाऊंगा, झांग जिनिंग ने समझाया। तो मैं कल तुम्हें रेलवे स्टेशन पर विदा करूंगा, चरण ने कहा। ठीक है, झांग जिनिंग ने सिर हिलाया। एक पल सोचने के बाद उसने विक्रम को फोन किया। चूंकि वह जा रही थी, इसलिए उसे विक्रम को बताना ही था। विक्रम झांग जिनिंग के जाने की खबर सुनकर फोन रखने के 10 मिनट से भी कम समय में हड़बड़ाकर वहां पहुंच गया। जिनिंग, क्या तुम कल जा रही हो? उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हाँ, मैं अपने पिताजी के जन्मदिन पर घर जा रहा हूँ, झांग जिनिंग ने कहा। साल में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए मैं नए साल के बाद तक हाई सिटी में ही रहूंगी और फिर मास्टर जी से पढ़ाई करने वापस आऊंगी। दरअसल पिछले 1 महीने में ही उसने चरण जी से बहुत कुछ सीख लिया था। नए साल के बाद पढ़ाई के लिए वापस आने की बात कहना चरण जी, प्रिया और विक्रम के साथ समय बिताना जारी रखने जैसा था। उसे हुआंगान काउंटी का शांत और बेफिक्र जीवन बहुत पसंद आया। यहाँ हर कोई उसके प्रति दोस्ताना और ईमानदार था। उसके परिवार के विपरीत, जहाँ बहुत ज्यादा साजिशें, सत्ता संघर्ष और दिखावा था। विक्रम सुनकर कुछ चुप हो गया। उसने अभी अभी झांग जिनिंग को डेट करना शुरू किया था और अगर वह अनिच्छुक भी था तो वह उसे जाने से मना नहीं कर सकता था।
वह कहना चाहता था कि वह झांग जिनिंग के साथ उसके पिता का जन्मदिन मनाने घर जाएगा, लेकिन वह गुस्ताखी करने से डर रहा था। क्या होगा अगर झांग जिनिंग को लगे कि उनका रिश्ता अभी माता पिता बनने की स्थिति में नहीं पहुंचा है? क्या वह बहुत ज्यादा गुस्ताख नहीं हो जाएगा? आखिरकार वे एक दूसरे को सिर्फ 2 महीने से भी कम समय से जानते थे। तो मैं कल रेलवे स्टेशन पर तुम्हें विदा करूंगा, विक्रम ने धीरे से कहा। उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था और उसने झांग जिनिंग की ओर देखा। ठीक है। झांग जिनिंग भी थोड़ी उदास थी। अगर उसके परिवार का वह बूढ़ा आदमी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार न करता तो वह सचमुच उस ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहती। कुछ ही देर बाद प्रिया दर्जी की दुकान से लौटी और यह सुनकर बहुत हैरान हुई कि झांग जिनिंग कल जा रही है। मुख्य हॉल में सभी ने काफी देर तक बातें की। चरण रसोई में गया और लू हुई और झांग कियान की मदद से झांग जिनिंग को विदा करने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज सजाए। खाने की मेज पर झांग जिनिंग ने लाल आंखों से अपना गिलास उठाया और सभी से कहा, गुरुजी, बहन प्रिया, विक्रम, इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये पे आप सभी के लिए। झांग जिनिंग की बातें सुनकर सबका मूड भी थोड़ा उदास हो गया। हालांकि झांग जिनिंग 2 महीने से भी कम समय से सबके साथ रह रही थी, लेकिन उसके हंसमुख और सीधे सादे व्यक्तित्व और लोगों के साथ उसके उदार व्यवहार ने उसे सभी का चहेता बना दिया था। अब जब वह जा रही थी और उन्हें नहीं पता था कि वे फिर कब मिलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सभी को थोड़ी बेचैनी हुई। सबने अपने गिलास उठाए। प्रिया को छोड़कर, जिसने नहीं पी, बाकी सबने अपने गिलास खाली कर दिए। लू हुई और झांग कियान भी एक गिलास पीने के लिए शामिल हो गए। जीनिंग, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे घर की सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करती हूँ। प्रिया ने धीरे से कहा, दुखी मत हो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में सब फिर मिलेंगे। हम चिंता मत करो। झांग जिनिंग ने नाक सुड़की और जल्दी से सबको खाने के लिए कहा। सब लोग जल्दी से खा लो। मेरे मालिक ने ये व्यंजन बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए हम कुछ भी बचा नहीं छोड़ सकते। चरण ने सिर हिलाया, चॉपस्टिक से एक चिकन लेग उठाया और उसे अपने कटोरे में रख लिया। तुम भी खाओ, जीनिंग। अगर भविष्य में तुम्हारे कोई सवाल हो तो तुम मुझे फोन करके पूछ सकती हो। ठीक है। झांग जीनिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रशंसा और सम्मान से भर गईं। गुरुजी, आप अब तक मिले सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। आपका शिष्य बनना सचमुच मेरा सौभाग्य है। चिंता मत करो, मैं आपकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी कलंकित नहीं करूंगा। मैं भविष्य में संगीत में अपना नाम जरूर बनाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम में प्रतिभा है और तुम कड़ी मेहनत करते हो। देर सवेर आप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध संगीतकार बनेंगे। चारण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया। भविष्य के महान संगीतकार को जयकार। माहौल बहुत ही जीवंत था। सबने तब तक पिया, खाया और बातें की जब तक कि पूरी तरह अंधेरा नहीं हो गया, और उसके बाद ही भोजन समाप्त हुआ। विक्रम झांग जिनिंग को आराम करने के लिए होटल वापस ले गया। रात में सड़क के किनारे की स्ट्रीट लाइटें मंद थीं। विक्रम ने आगे बढ़कर झांग जिनिंग का हाथ थाम लिया। वह रुक गया। उसकी निगाहें अनिच्छा से झांग जिनिंग पर टिक गईं। जीनिंग, मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम जाओ। झांग जिनिंग ने उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में गहरा स्नेह देखा और उसके दिल में भी अनिच्छा की भावना पैदा हुई। मेरा इंतजार करो, मैं नए साल के बाद वापस आऊंगी। तब तक हम एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे, उसने धीरे से कहा। हाँ, इतने समय तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगा वही मुझे करना चाहिए, विक्रम ने अपने सामने उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा। जीनिंग, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लोगी। झांग जिनिंग भावुक हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और विक्रम को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। विक्रम ने अपनी बाहों में उसके कोमल, नाजुक शरीर को महसूस किया और उसका दिल तुरंत धड़क उठा। उसने पहले कभी किसी लड़की को गोद में नहीं लिया था, इसलिए वह अपनी बाहों में उस कोमल एहसास को बयां नहीं कर सकता था। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई, झांग जिनिंग की ठुड्डी को थामा और धीरे से अपना सिर नीचे करके उसे चूमा। और भी करीब, और भी करीब, जब तक उनके कोमल होंठ नहीं मिल गए। विक्रम का पूरा शरीर कांप उठा, मानो बिजली का कट लग गया हो। उसने हिचकिचाते हुए उसे चूमा और झांग जिनिंग ने उसे दूर नहीं धकेला। वे गले मिले और चूमे, और विदाई के समय उनकी भावनाएं और गहरी हो गईं। थोड़ी देर बाद झांग जिनिंग की सांस फूली और उसने विक्रम को अपने हाथ से दूर धकेल दिया। उसके गाल लाल हो गए थे और आंखें शर्म से भर आई थीं। ठीक है, देर हो रही है, एई। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। क्या तुम मुझे कल भी रेलवे स्टेशन नहीं भेज रही हो? विक्रम का दिल मीठा हो गया। उसने झांग जिनिंग का हाथ पकड़ा और जाने से पहले उसे उसके होटल के कमरे तक छोड़ गया। अगली सुबह चरण और विक्रम ने झांग जिनिंग को जियांग सिटी रेलवे स्टेशन भेज दिया।
प्रिया गर्भवती थी और उसे कार में उल्टी हो रही थी, इसलिए सभी ने उसे इस परेशानी से नहीं गुजरने दिया। लू हुई गाड़ी चला रही थी और चरण आगे की सीट पर बैठ गया, जिससे पीछे की जगह झांग जिनिंग और विक्रम के लिए खाली हो गई। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद कार जियांग सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। विक्रम झांग जिनिंग के साथ उसकी ट्रेन टिकट खरीदने गया और उसे सुरक्षित ट्रेन में चढ़ा दिया। ट्रेन को नजरों से ओझल होते देख विक्रम की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपथपाया, उसकी आवाज धीमी थी, चलो ये वापस चलते हैं। विक्रम ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। वह कुछ कदम चरण के पीछे पीछे चला, फिर खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर ट्रेन की दिशा में 2 बार देखा। जीनिंग, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें ढूंढने हाई सिटी जाऊंगा। झांग जिनिंग को विदा करने के बाद चरण ने देखा कि विक्रम उदास था, इसलिए उसने लुहुई को लिकुन मशीनरी फैक्ट्री चलने को कहा। वह विक्रम को लिकुन मशीनरी फैक्ट्री घुमाकर उसका मनोबल बढ़ाना चाहता था। जब वे लिकुन मशीनरी फैक्ट्री पहुंचे तो गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने चरण को पहचान लिया और उन्हें जल्दी से अंदर जाने दिया। लुहुई पिकअप ट्रक को सीधे कार्यालय भवन के सामने ले गया। ली लिकुन और जो हैंग चरण के आने की खबर सुनकर जल्दी से उसका स्वागत करने बाहर आए। चरण, तुम यहाँ हो? क्या तुम्हारे पास फिर से नई मशीनों के ब्लूप्रिंट हैं? चरण को देखकर ली लिकुन मुस्कुराया। चरण ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और विक्रम का परिचय कराया। विक्रम, मेरे भाई, तुम पिछली बार उनसे मिले थे, याद है? मुझे याद है, मुझे याद है। पिछली बार मैंने भाई विक्रम को मशीन टूल्स पहुंचाए थे। ली लिकुन जोर से हंस पड़ा। मैं आज इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने भाई को फैक्ट्री की उत्पादन कार्यशाला घुमाने ले जाना चाहता था। चरण ने ली लिकुन से कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ली लिकुन ने जो हैंग को काम पर वापस जाने को कहा और चरण और विक्रम के साथ कार्यशाला का दौरा करने के लिए स्वयं गए। अपने विस्तार के बाद से लिकुन मशीनरी फैक्ट्री ने कई फैक्ट्री भवन जोड़े हैं। अब इस औद्योगिक पार्क में आधे से ज्यादा फैक्ट्री भवन उनके द्वारा पट्टे पर दिए गए हैं। विभिन्न मशीनरी और उपकरणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार उत्पादन कार्यशालाएं हैं। विक्रम के परिवार की मशीनरी फैक्ट्री के विपरीत लिकुन मशीनरी फैक्ट्री पूरी मशीनरी और उपकरणों का निर्माण और संयोजन करती है। दूसरी ओर विक्रम के परिवार की मशीनरी फैक्ट्री सटीक पुर्जे, विभिन्न सहायक उपकरण आदि बनाती है। इसलिए विक्रम के घर के मशीन टूल्स भी लिकुन मशीनरी फैक्ट्री द्वारा ही बनाए जाते थे। चरण और ली लिकुन के पीछे विक्रम कार्यशाला में श्रमिकों की व्यस्तता देखकर चकित रह गया। तो वे बड़ी मशीनें, बड़े पैमाने के उपकरण वास्तव में इसी तरह बनाए जाते थे। मजदूरों ने व्यवस्थित रूप से गढ़ाई, कटाई, मोड़ाई, मुहर लगाई, मिलिंग की, ड्रिलिंग की, वेल्डिंग की, रंगाई की, संयोजन किया, तार लगाए और परीक्षण किए। इससे विक्रम को एक बड़े कारखाने में प्रक्रियाओं की जटिलता और तर्कसंगत योजना का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यह अद्भुत है, तियांगे। इस क्षण विक्रम कार्यशाला में अर्धनिर्मित मशीनरी और उपकरणों को देखते हुए वह बहुत पहले ही अपनी उदासी भूल चुका था। उसका चेहरा उत्साह और उमंग से भर गया। चरण बिना बोले मुस्कुराया। दरअसल उसके मन में एक विचार था, लेकिन वह अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ था। दोपहर तक मशीनरी कारखाने का दौरा करने के बाद ली लिकुन ने चरण और विक्रम को साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। दोपहर के भोजन के बाद चरण और अन्य लोग वहां से चले गए। लू हुई ने कार को हुआंगान काउंटी की ओर बढ़ाया। रास्ते में चरण ने विक्रम से पूछा, ये क्या तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करना चाहते हो? जैसे कार बनाना। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। कार बनाना? कार बनाना, तियांगे, क्या हमारे पास इसके लिए तकनीक और क्षमता है? हाँ, चरण ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हाँ, मैं तियांगे पर विश्वास करता हूँ। विक्रम ने बार बार सिर हिलाया। जब तक ये तियांगे की कही हुई बात है, मुझे सब पर विश्वास है। अच्छा, तो मैं, तुम और डोंग जी, हम तीनों मिलकर एक कार निर्माण कारखाना खोलेंगे। चरण की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। हमारी कार फैक्ट्री न सिर्फ सभी घरेलू कार निर्माताओं को पीछे छोड़ देगी, बल्कि विदेशी बाजार पर भी अपना दबदबा बनाएगी। चलो करते हैं। तियांगे, तुम जैसे भी कहो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। विक्रम का स्वर उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। उसे चरण की बातों पर जरा भी शक नहीं था। यह एक तरह का अंधविश्वास था। अगर तुम जीनिंग के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। चरण ने कहा, ये तुम जानती हो कि जीनिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि असाधारण है। अगर तुम्हारा विकास बहुत धीमा रहा तो हो सकता है उसका परिवार तुम दोनों के साथ रहने के लिए राजी ना हो। विक्रम के चेहरे पर गंभीरता छा गई। तियांगे, मैं समझता हूँ। जीनिंग जैसे परिवार के लिए वे पारिवारिक पृष्ठभूमि से मेल खाने पर जोर देंगे। मैं अपनी हैसियत और पदवी उसके बराबर करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। बिल्कुल, यह अच्छी बात है कि आप इसे समझते हैं, लेकिन सिर्फ अंधाधुंध प्रयास काफी नहीं है।
फिलहाल एक कार निर्माण कारखाना खोलना हमारा अगला कदम है। चरण मुस्कुराया, जरा सोचिए, अगर हमारी कारें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह बिकें और हमारा जियांग शहर दुनिया का सबसे शक्तिशाली कार उत्पादन केंद्र बन जाए तो कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। उनकी शुरुआत थोड़ी कम थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक चरण चाहता, वह अपने आसपास के लोगों का कदम दर कदम नेतृत्व कर सकता था, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए। लोगों का ये समूह अंततः दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा। विक्रम उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने भारी स्वर में सिर हिलाया, तियांगे, बस आदेश दे दो। तुम्हारा भाई बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजर जाएगा। चरण उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सका। मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए ले जा रहा हूं, तुमने जो कहा वह बहुत डरावना लग रहा है। विक्रम ने अपना सिर खुजलाया और हंस पड़ा। रास्ते में उन्होंने खूब बातें की। उन्होंने शाम को शरद को बुलाने की योजना बनाई ताकि साथ मिलकर एक कार निर्माण कारखाना खोलने पर चर्चा कर सकें। कार तेजी से आगे बढ़ी और जब वे छोटे से आंगन में पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। घर पहुंचने के तुरंत बाद प्रिया और झांक कियान भी लौट आए। चरण ने शरद को बुलाया और उससे अपनी पत्नी को रात के खाने पर लाने के लिए कहा। शरद तुरंत मान गया, हालांकि वह अभी तक नहीं पहुंचा था। सभी ने चरण की मदद की और चरण ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज सजाई। जब शरद लियू कुई के साथ पहुंचा तो सभी मेज के चारों ओर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। लियू कुई प्रिया, चरण, विक्रम और बाकी लोगों से परिचित थे। वे सभी युवा थे, आपस में बहुत सहज थे और जल्दी ही एक दूसरे के साथ सहज हो गए। डोंगजी, तुम इन दिनों किस काम में व्यस्त हो? मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। चरण ने पूछा। कुई और मैंने कुछ समय पहले झेंग्यांग काउंटी में एक ब्रांच स्टोर खोला है। हमने अभी अभी वहां सामान सेटअप किया है और हम दोनों कल ही लौटे हैं। शरद ने खाने का एक निवाला निगलते हुए जल्दी से जवाब दिया। ओह, तुमने झेंग्यांग काउंटी में एक ब्रांच खोली है। क्या वहां काम शुरू हो गया है? व्यापार कैसा चल रहा है? सभी ने उत्सुकता से शरद को देखा। बुरा नहीं है, अभी अभी खुला है और हम प्रचार गतिविधियां चला रहे हैं। यहाँ का दैनिक कारोबार हमारे हुआंगान काउंटी से भी बेहतर है। शरद भी इस बारे में बात करते हुए बहुत उत्साहित थे। यह अच्छी बात है। जब भविष्य में हमारे पास पर्याप्त धन होगा तो हम शुआंगशी डिपार्टमेंट स्टोर को एक राष्ट्रव्यापी श्रृंखला में विस्तारित कर सकते हैं। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया। बाद की पीढ़ियों में ऑनलाइन शॉपिंग की लोकप्रियता के बावजूद यह अभी भी सुपरमार्केट की सुविधा की जगह नहीं ले पाई है। इसलिए चेन मॉल खोलना एक बहुत अच्छी दिशा है। हाँ, बिल्कुल यही तो मैं और मेरे पिताजी सोच रहे हैं। शरद मुस्कुराए और सिर हिलाया। सबने खाना खाया और बातें की। रात के खाने के बाद प्रिया, लियू कुई और झांक कियान को भीतरी कमरे में बातचीत के लिए बुला लिया गया, जबकि बड़े लोग मुख्य हॉल में व्यापार पर चर्चा कर रहे थे। शरद को चरण के कार निर्माण कारखाना खोलने के प्रस्ताव में बहुत दिलचस्पी थी। विद्युत उपकरण कारखाना खोलने में चरण के साथ अपने सहयोग के माध्यम से वह पहले ही समझ गया था कि तियांगे का अनुसरण करने का मतलब बहुत पैसा कमाना है। उनमें से कुछ ने तुरंत कार्रवाई की। एक व्यक्ति के सुझाव और दूसरे के सुझाव के साथ उन्होंने जल्दी से कारखाना खोलने की योजना को अंतिम रूप दिया। कारखाना खोलने के लिए शुरुआती पूंजी के लिए तीनों में से प्रत्येक ने 100,000 युआन का योगदान दिया, जिससे कुल 300,000 युआन की शुरुआती पूंजी जुटाई गई। चूंकि चरण ने तकनीक, डिजाइन और धन उपलब्ध कराया था, इसलिए उसके पास अभी भी बहुमत हिस्सेदारी थी। शरद और विक्रम दोनों जानते थे कि चरण का अनुसरण करने से निश्चित रूप से बड़ा मुनाफा होगा, इसलिए उन्होंने चरण को अकेले 60% शेयर लेने दिए। शेष 40% में से उन्हें प्रत्येक को 20-20% शेयर मिले। फिर भी शरद और विक्रम पहले से ही बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार चरण के पास कार निर्माण तकनीक थी, वह पूरी तरह से अपने दम पर एक विनिर्माण कारखाना खोल सकता था और उन्हें शामिल नहीं कर सकता था। रात हो गई और भाइयों ने फैक्ट्री स्थापित करने की प्रारंभिक योजना पर चर्चा की। फैक्ट्री के शुरुआती चरणों की तैयारी के लिए अभी चरण के ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। शरद और विक्रम ने उसे निपटाने के लिए काम निपटाया। 8 बजे तक बाहर ठंडी हवा चल रही थी और तापमान गिर गया। शरद, लियू कुई और विक्रम के साथ अलविदा कहकर चरण के घर से निकल गए। लुहुई और झांक कियान आराम करने के लिए पास के एक होटल में लौट आए। हालांकि वे रात में छोटे आंगन में नहीं रुकते थे, फिर भी वे बारी बारी से रात की पहरेदारी करते थे, अपने होटल के कमरे की खिड़की से आंगन की गतिविधियों पर नजर रखते थे। अगर आंगन में कोई असामान्य गतिविधि होती तो दोनों तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते। जब चरण को पता चला कि उन्हें इतनी ठंड में भी रात की ड्यूटी पर बारी बारी से जाना होगा तो उसका विचार और भी मजबूत हो गया। वह लोगों की भर्ती करना चाहता था और अपने प्रति वफादार सुरक्षाकर्मियों का एक समूह तैयार करना चाहता था। इस तरह उसकी और प्रिया की सुरक्षा बेहतर होगी और लुहुई और झांक कियान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अगले दिन चरण लू हुई से मिला और उसे अपने विचार बताए। हुई गे, मैं अपने प्रति वफादार लोगों के एक समूह को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। आपके विचार से ऐसे लोगों का चयन कैसे किया जाना चाहिए? उसने लू हुई की राय पूछी। लू हुई उसकी बात समझ गई। चरण सिर्फ पैसे के लिए नियुक्त लोगों को नहीं चाहता था, वह ये भी चाहता था कि उसके रक्षक वफादार हों। लू हुई ने एक पल सोचा और कहा, चरण, अगर तुम अच्छी तरह से प्रशिक्षित और वफादार लोगों का एक समूह बनाना चाहते हो, तो मेरा सुझाव है कि तुम वंचित परिवारों के उन युवाओं की तलाश करो जिन्हें मदद की ज़रूरत है। वे मुश्किल हालात में हैं और अगर तुम उनकी मदद करोगे और उन्हें अच्छे लाभ प्रदान करोगे, तो ये लोग निश्चित रूप से तुम्हारे आभारी होंगे और स्वेच्छा से तुम्हारी सेवा करेंगे। गुरुओं के एक समूह को विकसित करने के लिए उनकी अस्थि संरचना पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है। चरण ने अपने यूजियान बुक स्टोर में कई लुप्त मार्शल आर्ट तकनीकों का गहन अध्ययन और अभ्यास क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में उसकी हड्डियों की संरचना पहले से ही स्थिर है और अगर वह रोजाना बहुत समय अभ्यास भी करे तो भी उसे अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। इसलिए उसे बस कुछ जीवन रक्षक कौशल की जरूरत थी। उसे सचमुच मार्शल आर्ट का उस्ताद बनने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास मार्शल आर्ट के लिए न तो प्रतिभा थी और न ही लगन। वह अभ्यास तो नहीं करेगा, लेकिन अपने वफादार लोगों को सिखा तो सकता है। इसलिए लू हुई का सुझाव बहुत पसंद आया। चरण ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने लू हुई से कहा, ठीक है हुई गे, इस दौरान हम ऐसे बच्चों की तलाश करेंगे जो विकट परिस्थितियों में हों और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हों। ग्रामीण इलाकों में ऐसे युवाओं को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था। कुछ कल्याणकारी गृहों और अनाथालयों में ये थे। कुछ ऐसे परिवार भी थे जो बेटियों की बजाय बेटों को तरजीह देते थे और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके जैविक पिता ने सौतेली माँओं से शादी की थी और उन्हें दबाया और प्रताड़ित किया गया था। चरण 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की तलाश में था। वह भविष्य में उन्हें अंगरक्षकों के एक वफादार समूह के रूप में प्रशिक्षित करने की उम्मीद करता था। अगले कुछ दिनों में चरण और लू हुई आसपास के जिलों और कस्बों के गांवों में गए और जब भी वे किसी गांव में पहुंचते तो वे पूछते कि गांव में सबसे ज्यादा प्रताड़ित बच्चा कौन है। हर गांव में ऐसे कुछ बच्चे जरूर होते थे। उन दिनों ज्यादातर परिवारों में कई बच्चे होते थे और उनका पालन पोषण करना मुश्किल होता था। किशोर लड़के पूरे परिवार को गरीबी में धकेल सकते थे। किशोरावस्था में बच्चे बड़े हो रहे थे और बहुत खाते थे। 5 या 6 बच्चों वाला एक सामान्य परिवार वास्तव में उन्हें खिलाने के लिए संघर्ष करता था। चरण लू हुई को लेकर कई दिनों तक विभिन्न जिलों और गांवों में घूमता रहा और कुल मिलाकर 20 से ज्यादा बच्चों की जांच की। इनमें से कुछ बच्चों के माता पिता दोनों मर चुके थे और वे चाचा चाची या दादी नानी के साथ रहते थे, जहां उन्हें लगातार परेशान किया जाता था। कुछ ऐसे परिवारों से थे जिनके बहुत सारे भाई बहन थे, जिससे परिवार के लिए उनका पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियां भी थीं जो सिर्फ 14 या 15 साल की थीं, जिनके परिवार पहले से ही उनकी शादियां तय कर रहे थे। चरण जब लोगों का चयन करता तो वह केवल उनकी शारीरिक स्थिति को देखता। अगर उनमें अच्छे शारीरिक गुण होते तो उन्हें चुन लिया जाता। आखिरकार वह अभी तक एक महान परोपकारी व्यक्ति बनने की स्थिति में नहीं था और बीमार बच्चों को भी नहीं रख सकता था। चरण ने इन बच्चों के परिवारों को खुश करने के लिए बड़ी रकम खर्च की और उन्हें स्वेच्छा से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। वह इन बच्चों को गोद लेने, उन्हें कौशल सिखाने और भविष्य में उनके लिए नौकरियों का इंतजाम करने को तैयार था। वे माता पिता इस अप्रत्याशित लाभ से बहुत खुश थे। चरण और लू हुई ने इन बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए अस्थायी आवास के रूप में एक आंगन किराए पर लिया। उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए एक आया भी रखी। ये सभी बच्चे किशोरावस्था में थे और अपनी देखभाल खुद कर सकते थे, इसलिए उन्हें लगातार निगरानी की जरूरत नहीं थी। चरण ने लू हुई से पहले उन्हें शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ आसान व्यायाम सिखाए। बच्चों का खाना, कपड़ा और आवास पहले से कई गुना बेहतर हो गया। वे मांस खा सकते थे और नए कपड़े पहन सकते थे। घर छोड़ने का डर और आशंका धीरे धीरे दूर हो गई और सभी अपने मालिक चरण के प्रति कृतज्ञता से भर गए। जब तक वे हर दिन समय पर प्रशिक्षण लेते, वे इतने अच्छे माहौल का आनंद ले सकते थे और महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने भी जा सकते थे। वे सचमुच एक अविश्वसनीय रूप से दयालु व्यक्ति से मिले थे। इस बीच बच्चे अपने दैनिक प्रशिक्षण में लगे हुए थे। दूसरी ओर स्वीटहार्ट फैशन कंपनी ने उन प्रतिभाओं और श्रमिकों की भर्ती की थी जिनकी चरण को जरूरत थी। उनमें से सामान्य श्रमिकों और कुशल श्रमिकों को किन्यू ने मंजूरी दी थी, जबकि फैक्ट्री प्रबंधक और लेखाकार सभी का चयन साक्षात्कार के बाद चरण ने किया था। स्वीटहार्ट फैशन की फैक्ट्री प्रबंधक का नाम यू होंग्यान था, जो 40 वर्ष की एक तलाकशुदा महिला थीं। वह काम में बहुत सक्षम थीं और पहले एक कपड़ा कारखाने में उप फैक्ट्री प्रबंधक के रूप में काम कर चुकी थीं और कपड़ा कारखाने की सभी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझती थीं। बाद में कर चोरी और धोखाधड़ी के कारण वह फैक्ट्री बंद हो गई और फैक्ट्री मैनेजर और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यू होंग्यान बेरोजगार हो गया।
हाल ही में यू होंग्यान नौकरी की तलाश में थी और उसने स्वीट हार्ट फैशन का भर्ती नोटिस देखा। यू होंग्यान को भर्ती करने के बाद चरण ने उसे फैक्ट्री प्रबंधन का काम सौंप दिया और फैक्ट्री खुलने से पहले सारी तैयारी करने को कहा। पिछले 2 दिनों में गारमेंट फैक्ट्री के लिए ज़रूरी मशीनरी और उपकरण भी आ गए थे। यू होंग्यान को पहले कर्मचारियों को उनके पदों के लिए प्रशिक्षित करना था और फिर कंपनी के फैशन डिज़ाइनरों द्वारा कपड़ों की शैलियाँ तैयार करने का इंतजार करना था ताकि सैंपलिंग और उत्पादन शुरू हो सके। प्रिया को ज़्यादा काम न करना पड़े, इसके लिए चरण ने स्वीट हार्ट फैशन के लिए कपड़ों की शैलियाँ डिज़ाइन करने में प्रिया की मदद के लिए कुल 3 डिज़ाइनरों को काम पर रखा। उनकी कंपनी के मुख्य लक्षित ग्राहक मध्यम से उच्च श्रेणी के ग्राहक थे, इसलिए ये तय था कि सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। वे जो कपड़े बनाने वाले थे वे सिर्फ शानदार, फैशनेबल, सुंदर, उत्तम और मूल्यवान जैसे शब्दों से ही जुड़े होंगे। स्वीट हार्ट फैशन में सब कुछ तैयार हो जाने के बाद चरण प्रिया को फैक्ट्री ले आया। कार से उतरते हुए प्रिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चरण ने उसे सहारा दिया और उत्सुकता और भी बढ़ गई। पतिदेव, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने चरण को थाम लिया। का हाथ थामकर मीठी आवाज में पूछा। हम पहुंच गए हैं। चरण ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से पट्टी खोली और मुस्कुराते हुए उसे देखा। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। जैसे ही वह आसपास की रोशनी में पूरी तरह ढल गई, उसने फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर कई चमकते बड़े अक्षर देखे। स्वीट हार्ट क्लोथिंग कंपनी। इन बड़े अक्षरों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव था। पत्नी, ये वह सपना है जो मैंने तुम्हारे लिए साकार किया है। ये कंपनी तुम्हारे लिए ही खोली गई है। चरण ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, अब से तुम स्वीट हार्ट क्लोथिंग कंपनी की बॉस रहोगी। यहाँ हर कोई और हर चीज़ तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार चलेगी। तुम जो भी कपड़े डिज़ाइन करना चाहोगी, फैक्ट्री उसे तैयार करेगी। प्रिया की आंखें भर आईं और उसने चरण को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज़ भावुक थी। पतिदेव, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। चरण से शादी के बाद से प्रिया के पास वास्तव में चरण की आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह हमेशा बहुत स्नेही, सतर्क और विचारशील रहा। उसने चुपचाप उसके लिए बहुत कुछ किया। तुम मेरी पत्नी हो। चरण ने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। ठीक है, आज खुश होने और जश्न मनाने का दिन है। चलो तियान, मैं तुम्हें नई फैक्ट्री दिखाने ले चलता हूँ। प्रिया के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई और उसने चरण की ओर जोर से सिर हिलाया। चरण ने उसका हाथ थाम लिया। झांकियान उनके पीछे पीछे ज्यादा दूर नहीं गया और समूह कपड़ा फैक्ट्री में दाखिल हुआ। कपड़ा फैक्ट्री में 2 इमारतें थीं और अंदर पहले से ही कई कपड़ा बनाने वाली मशीनें रखी हुई थीं। वहां कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे थे। चरण प्रिया को एक टूर पर ले गए और चलते चलते उसे चीज़ों से परिचित कराते रहे। तियान, तुम्हारे अलावा कपड़ों के कारखाने में 3 और डिज़ाइनर हैं। फिलहाल वे डिज़ाइनर पतझड़, सर्दी और बसंत के शुरुआती मौसम के कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं। उनके कपड़ों की स्टाइल तय हो जाने के बाद हम नमूने बना सकते हैं, कच्चा माल खरीद सकते हैं और उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तियान, अगर तुम कोई ऐसी स्टाइल डिज़ाइन करना चाहती हो तो तुम उसके लिए एक अलग ब्रांड बना सकती हो। प्रिया का सपना एक फैशन डिज़ाइनर बनने का था। चरण उसकी मदद करता, न सिर्फ उसे एक फैशन डिज़ाइनर बनने में मदद करता, बल्कि उसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष स्तरीय फैशन डिज़ाइनर बनने में भी मदद करता। ठीक है, मेरे पास पहले से ही कुछ डिज़ाइन किए हुए कपड़ों की स्टाइल हैं। प्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। आमतौर पर दर्जी की दुकान में वह ग्राहकों के लिए जो कपड़े कस्टम मेड बनाती थी, वे अपेक्षाकृत रोज़मर्रा के और साधारण स्टाइल के होते थे। कपड़ों का मुख्य ध्यान मजबूत, टिकाऊ, धूल मिट्टी से बचाने वाला और पहनने में आरामदायक होना होता था। प्रिया को मध्यम से उच्च श्रेणी के कपड़ों या ज़्यादा जटिल डिज़ाइन वाले कपड़ों के ऑर्डर बहुत कम मिलते थे। अब जबकि चरण ने उसके लिए एक कपड़ों की फैक्ट्री खोल दी थी, तो वह आखिरकार अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े तैयार कर सकती थी। तो फिर बीवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चरण ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, क्या तुम अब से कपड़े डिज़ाइन करने पर ध्यान दोगी और दर्जी की दुकान के चक्कर मत लगाओगी? अब तुम गर्भवती हो और अगर तुम बहुत व्यस्त रहोगी तो तुम्हारा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। ये सुनकर प्रिया ने ध्यान से सोचा। वह अब 2 महीने से ज़्यादा गर्भवती थी और साल के अंत तक वह ठीक 3 महीने की हो जाएगी। चीनी नव वर्ष लगभग आधे महीने में आने वाला था और दर्जी की दुकान में हाल ही में काफ़ी भीड़ थी। वांग जिनलान हर दिन ओवरटाइम करती थी और वह भी थोड़ा बोझिल महसूस कर रही थी। अगर उसे भविष्य में गारमेंट फैक्ट्री के लिए कपड़ों की डिज़ाइनिंग में भी मदद करनी पड़ी तो वह दर्जी की दुकान का प्रबंधन सचमुच नहीं कर पाएगी। लेकिन दर्जी की दुकान ज़्यादा समय से खुली नहीं थी। अब इसे बंद करना बहुत दुख की बात होगी। पति, अगर दर्जी की दुकान बंद हो गई तो बहुत दुख की बात होगी।
क्या हम जिनलान जी से इस बारे में बात करें और दर्जी की दुकान उन्हें सौंप दें? प्रिया काफ़ी समय से वांग जिनलान के साथ थी और जानती थी कि वह ईमानदार, भरोसेमंद, कुशल हैं और प्रिया का बहुत ख्याल रखती हैं। उसने सोचा कि अगर वह काम करना बंद कर दे तो वह दर्जी की दुकान वांग जिनलान को सौंप सकती है। ठीक है पत्नी, तुम फैसला करो। चरण की आंखों में मुस्कान चमक उठी। मैं वापस आने पर जिनलान जी से इस बारे में बात करूंगा। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। दोनों गारमेंट फैक्ट्री में घूमे और चरण प्रिया को फैक्ट्री के कई प्रबंधकों से मिलवाने ले गया। यह मेरी पत्नी प्रिया है। वह हमारी स्वीटहार्ट गारमेंट फैक्ट्री की बॉस हैं। यदि कोई गुप्त रूप से अवज्ञा करता है या आदेशों का पालन नहीं करता है तो वह आपके किसी भी पद को रद्द कर सकती है। चरण ने प्रिया को सभी से मिलवाया, ये स्पष्ट करते हुए कि प्रिया के पास परिधान कारखाने में पूर्ण अधिकार था। हाँ किन जोंग, निश्चिंत रहें, हम सभी डू जोंग की बात सुनते हैं। डू जोंग, कृपया हमें आपके पास जो भी निर्देश हों उन्हें दें और हम उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। परिधान कारखाने के कुछ प्रबंधकों ने जल्दी से बात की। सभी निश्चिंत रहें, यदि आप चरण और मेरे साथ काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। प्रिया ने सभी का अभिवादन किया और इन प्रमुख कर्मियों की पहचान याद कर ली। दोनों जाने के लिए उठने से पहले थोड़ी देर के लिए परिधान कारखाने में रुके। वापस जाते समय चरण प्रिया को डिपार्टमेंटल स्टोर ले गया। कार में वापस आकर झांग कियान उन्हें उस आंगन में ले गया जहां युवक प्रशिक्षण ले रहे थे। यह आंगन उस छोटे से आंगन से भी बड़ा था जहां चरण और प्रिया रहते थे। कार आंगन के गेट पर रुकी और चरण और प्रिया कार से बाहर निकले। झांग कियान ने दोनों को ट्रंक से खरीदी हुई चीजें निकालने में मदद की और दरवाज़ा खटखटाने के लिए ऊपर गए। लू हुई दौड़कर दरवाज़ा खोलने गया और जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा कि युवक घुड़सवारी का अभ्यास कर रहे थे। इतनी ठंड में भी उनके माथे पर अभी भी पसीना टपक रहा था। उनमें से कई के पैर कांप रहे थे, लेकिन वे फिर भी दांत पीस रहे थे और डटे हुए थे। चरण ने ताली बजाई और युवकों को देखकर मुस्कुराया, जाओ सब लोग आराम करो और कुछ खा लो। धन्यवाद महोदय। युवक खुशी से झूम उठे और जल्दी से इकट्ठा हो गए। चरण और प्रिया ने सभी को फल, नाश्ता और बिस्कुट बांटे। युवकों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। यहाँ उन्हें बस पेट भर खाना, गर्म कपड़े पहनना और हर महीने जेब खर्च भी मिलता था, बस रोजाना प्रशिक्षण लेना था। सर और मैडम अक्सर उनके लिए स्वादिष्ट खाना भी खरीदते थे। सर ने ही उन्हें इस दुख भरी जिंदगी से बचाया था। उनके मूल जीवन की तुलना में ये जगह स्वर्ग जैसी थी। इसलिए सभी ने चरण और प्रिया के प्रति बेहद आभार व्यक्त किया। चरण ने युवकों का आभार सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो कैप्टन लू के साथ कड़ी मेहनत करो, जल्दी स्नातक होने की कोशिश करो और भविष्य में मेरी और मेरी पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सर, मैडम, निश्चिंत रहो, हम पूरी लगन से प्रशिक्षण लेंगे। हाँ, एक बार जब हम अपने कौशल में निपुण हो जाएंगे तो सर या मैडम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले हमसे आगे निकलना होगा। युवक ऊर्जावान, उत्साही थे और उनमें बाघ से निडर नवजात बछड़े जैसी भावना थी। चरण ने उनकी आंखों में जो भाव देखे, उन्हें देखकर समझ गया कि ये सभी युवक कृतज्ञ हैं। इसलिए जिन अंगरक्षकों को उसने खुद प्रशिक्षित किया है वे सबसे वफादार होंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद युवकों ने अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। चरण प्रिया को अंदर ले गया और लू हुई से बातें करने लगा। हुई गे, ये बच्चे ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन इनमें से कई अनपढ़ हैं और पढ़ना नहीं जानते। मैं उन्हें पढ़ना, लिखना और तर्क करना सिखाने के लिए एक शिक्षक रखना चाहता हूँ। कृपया प्रशिक्षण और अध्ययन का समय निर्धारित करें। ये सभी युवक आसपास के जिलों और कस्बों से आए थे। सबसे बड़ा सिर्फ 17 साल का था और सबसे छोटा सिर्फ 12 साल का। कुछ ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि अन्य पूरी तरह से अनपढ़ थे। चरण ने सोचा कि चूंकि वह लोगों की साधना करने जा रहा था, इसलिए वह सिर्फ मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। जो लोग उसकी और प्रिया की रक्षा करेंगे उन्हें निश्चित रूप से तेज तर्रार और समझदार होना चाहिए था। चरण का सुझाव सुनकर लू हुई ने तुरंत सिर हिलाया, मैं अभी आपके सामने यह बात रखने ही वाला था। चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, मैं भी इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। सेना में भी सैनिकों के लिए दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी होते थे। सांस्कृतिक शिक्षा भी इसका एक अनिवार्य हिस्सा थी। ठीक है, तो मुझे हुई गे को परेशान करना होगा। चरण ने लू हुई को देखकर मुस्कुराया। वह और प्रिया कुछ देर वहीं रुके और फिर जाने के लिए उठ गए। झांग कियान उन्हें घर ले गया। उस दोपहर खाने के बाद चरण मेज पर ब्लूप्रिंट बनाने बैठा। उसे व्यस्त देखकर प्रिया ने झांग कियान को बुलाया और दोनों आगे गली में स्थित दर्जी की दुकान पर गए। दर्जी की दुकान के अंदर वांग जिनलान सिलाई मशीन पर बैठा कपड़े सिलने में लगा था। ज्यादातर सर्दियों के कपड़े मोटे होते थे और गर्मियों के कपड़ों जितने आसान नहीं होते थे, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होती थी। प्रिया अंदर आए और वांग जिनलान को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
जिनलान जी, थोड़ा आराम करो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वह वांग जिनलान के पास बैठ गई और धीरे से बोली, तियान तियान, बताओ। प्रिया को इतना गंभीर देखकर वांग जिनलान थोड़ा घबरा गया, जल्दी से अपना काम छोड़कर सीधा बैठ गया। अच्छी खबर है जिनलान जी, घबराओ मत। प्रिया हंसी, चरण मेरा बहुत ख्याल रखता है और उसने कहा है कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो वह मुझे दर्जी की दुकान पर और व्यस्त नहीं रहने देगा। मैंने सोचा कि चून की दुकान का कारोबार इतना अच्छा है, इसे बंद करना शर्म की बात होगी। जिनलान जी, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। जब वांग जिनलान ने प्रिया की बातें सुनी तो उसका चेहरा सचमुच थोड़ा पीला पड़ गया। पिछले कुछ महीनों में स्वीटहार्ट टेलर शॉप में काम करते हुए उसे 50 युआन प्रति माह के तय वेतन के अलावा ओवरटाइम वेतन और व्यस्त समय में बोनस भी मिलता था। कुल मिलाकर वह 70 या 80 युआन प्रति माह कमा लेती थी। प्रिया दयालु भी थी और दुकान में जो भी खाती थी वह उससे कभी नहीं छिपाती थी, अक्सर वांग जिनलान के साथ साझा करती थी। वांग जिनलान ने मन ही मन सोचा कि अगर प्रिया दुकान खुली रखने की योजना नहीं बना रही होती तो भविष्य में उसके लिए इतना अच्छा बॉस दोबारा पाना शायद बहुत मुश्किल होता। तो मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा, जिनलान जी, अगर आप इस दुकान को संभालने को तैयार हैं तो मैं दर्जी की दुकान आपको सौंप दूंगी। प्रिया के अगले शब्दों ने वांग जिनलान की आंखें चौड़ी कर दीं। क्या मैं ये कर सकती हूँ? वांग जिनलान थोड़ी घबराए और असहज थी, उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। जरूर कर सकती हो जिनलान जी, आपकी सिलाई का हुनर बहुत ही उम्दा है और इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि मैं ग्राहकों से कैसे मिलती हूँ और उनके लिए कपड़ों के स्टाइल कैसे डिज़ाइन करती हूँ। दुकान का कारोबार अब अच्छा चल रहा है, अगर आप इसे संभालने को तैयार हैं तो आप हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। वांग जिनलान को पक्का पता था कि दर्जी की दुकान से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने पहले कभी खुद का कोई व्यवसाय नहीं चलाया था, इसलिए उसे भरोसा नहीं था। ध्यान से सोचने के बाद उसने प्रिया की ओर देखा और कहा, तियान तियान, इस दुकान को संभालने में कितना खर्च आएगा? वह अभी भी थोड़ा लालच में थी। अगर तुम इसे संभालना चाहती हो तो इस दुकान के लिए तुम्हें हर महीने समय पर मकान मालिक को किराया देना होगा, जो कि 35 युआन प्रति माह है। दुकान के अंदर 2 सिलाई मशीनें, 3 मेज़ें, साथ ही ये अलमारियां, पुतले, कपड़े, कपास, सामान और धागे वगैरह हैं, जिनका कुल योग लगभग 1500 युआन है। प्रिया ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया और वांग जिनलान को बताया। सुनने के बाद वांग जिनलान ने धीरे से सिर हिलाया, तियान तियान, मुझे वापस जाकर अपने पति से इस बारे में बात करनी होगी। अगर मैं अपने परिवार को मना लेती हूँ तो मैं इस दर्जी की दुकान को संभाल लूंगी। ठीक है तो जिनलान जी, ध्यान से सोचो। प्रिया मुस्कुराई और उसका हाथ थपथपाया। वांग जिनलान भी एक उतावले स्वभाव की थी और उन्होंने प्रिया को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। अगले दिन दर्जी की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने प्रिया को बताया कि उन्होंने अपने परिवार को मना लिया है और दर्जी की दुकान संभालने के लिए तैयार हैं। दोनों ने एक हस्तांतरण अनुबंध तैयार किया और मकान मालिक की मौजूदगी में प्रिया ने दर्जी की दुकान 1500 युआन में वांग जिनलान को हस्तांतरित कर दी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वांग जिनलान उत्साहित और उत्साहित दोनों थीं। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तियान तियान, जब भी समय मिले अक्सर आना। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, जब भी समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जिनलान जी, अगर साल में काम बहुत व्यस्त हो तो किसी की मदद ले लो, जल्दी जल्दी ऑर्डर देने में खुद को मत थकाओ। मैं समझ गया। वांग जिनलान ने जल्दी से सिर हिला दिया। दर्जी की दुकान हस्तांतरित होने पर प्रिया ने भी राहत की सांस ली। अब वह और ज्यादा कपड़ों की शैलियां सीखने और डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। जब प्रिया झांक कियान को घर ले गई तो उसने चरण को शरत और विक्रम के साथ काम पर चर्चा करते देखा। वे दोनों एक ऑटोमोबाइल निर्माण संयंत्र खोलने के बारे में बात कर रहे थे। विक्रम ने पहले ही हुआंगान काउंटी में जेंगयांग काउंटी के पास एक कारखाना भवन पट्टे पर ले लिया था और प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी थीं। अब बात शरत और चरण के साथ प्रतिभाओं की भर्ती पर चर्चा करने की थी। चीन में ज्यादा ऑटोमोबाइल निर्माण संयंत्र नहीं थे और पूरे जियांग शहर में सिर्फ एक ही था। इस क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों की भर्ती करना वाकई आसान नहीं था। चलो उन ऑटोमोबाइल निर्माण संयंत्रों से कुछ लोगों को लुभाने के लिए ऊंची कीमत चुकाते हैं। मेरे पास उन्नत ऑटोमोबाइल निर्माण तकनीक और विस्तृत ब्लूप्रिंट हैं। चरण ने सुझाव दिया, ऐसे इंजीनियर होने चाहिए जो ब्लूप्रिंट और निर्माण सिद्धांतों को समझ सकें, वरना सिर्फ ब्लूप्रिंट और तकनीक बेकार होगी। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। अगर जियांग शहर में ऐसी प्रतिभा नहीं है तो मैं उन्हें लुभाने के लिए दूसरे शहरों में जाऊंगा। शरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो यह मामला डोंगजी संभालेगा। चरण ने सिर हिलाया, फिर विक्रम की ओर देखा। हाँ, मैं डिजाइन ब्लूप्रिंट का ध्यान रखूंगा। तुम सहयोग पर चर्चा करने के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कच्चे माल के कारखाने ढूंढो। और हाँ, और तुम्हारे परिवार की मशीनरी फैक्ट्री भी। क्या तुम ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऑर्डर लेना चाहते हो? विक्रम की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया, बिल्कुल।
ठीक है, तो आपके परिवार द्वारा बनाए जा सकने वाले ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी पुर्जे आपके परिवार से ही मंगवाए जाएंगे। चरण भी अपने भाइयों को अधिक पैसा कमाने में मदद करना चाहता था और स्वाभाविक रूप से अगर इससे उसके अपने भाइयों को फायदा होता तो वह उन्हें प्राथमिकता देता। विक्रम उत्साह से भरा हुआ था। धन्यवाद तियान जी, मैं गारंटी देता हूं कि हमारे कारखाने द्वारा निर्मित सभी पुर्जे गारंटीकृत गुणवत्ता के होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं रुकते हैं। ठंड है, तुम दोनों आज रात रुको और हम हॉटपॉट खाएंगे। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। आसमान बादलों से घिरा था और ठंडी हवा चल रही थी। पिछले कुछ दिनों में सुबह और शाम का तापमान 0 से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर गया था। मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया था कि अगले 2 दिनों में बर्फबारी होगी और शायद जल्द ही होने वाली थी। सभी की मदद से चरण ने विभिन्न सामग्रियां तैयार की और सभी को हॉटपॉट खाने के लिए आमंत्रित किया। एक बर्तन में लाल तेल से बना मसालेदार चिकन हॉटपॉट बेस था और दूसरे में पोर्क रिब्स और कॉर्न से बना क्लियर सूप हॉटपॉट बेस था। जिन्हें मसालेदार खाना पसंद था वे मसालेदार चिकन हॉटपॉट बेस चुन सकते थे और जिन्हें नहीं वे पोर्क रिब सूप हॉटपॉट बेस ले सकते थे। तैयार की गई सामग्री बहुत ही समृद्ध थी। तरह तरह के कटे हुए मीट और मीट बॉल के अलावा तरह तरह की सब्जियां भी थीं। केंदाजी आज सुबह काउंटी टाउन आए और चरण के लिए कुछ पकी हुई सब्जियां भी लाए। ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां पहले से ही पक चुकी थीं और कटाई के लिए तैयार थीं। चरण केंदाजी से कहा कि जब सब्जियां पक जाएं तो उन्हें तोड़कर बेच देना चाहिए। वह उन्हें कस्बे या जिले के बाजार में बेच सकता था और कीमत सामान्य से थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। आखिरकार वे बेमौसम सब्जियां थीं और अभाव ने उन्हें कीमती बना दिया था। शाम होते ही शरत और विक्रम, जिनके पेट खाने से फूल गए थे, अलविदा कहकर चले गए। चरण ने बर्तन, कटोरियां और कढ़ाई धोकर साफ की और रसोई को व्यवस्थित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दूरदर्शी था। रसोई में बिजली का वाटर हीटर लगने के बाद न तो वह और न ही प्रिया सर्दियों में अपने हाथ या चीजें धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करते थे। सिर्फ पैसे और क्षमता से ही बेहतर परिस्थितियों का आनंद लिया जा सकता है। अपना काम खत्म करके चरण रसोई से बाहर निकला और एक ठंडी हवा, जिसमें ठंडक का एहसास भी था, उसके कॉलर में चुभ गई। चरण ने सफेद हवा का एक झोंका छोड़ा, रात के आसमान की ओर देखा और बर्फ के टुकड़े घूमते और नाचते हुए देखे। बर्फबारी हो रही थी, इस सर्दी की पहली बर्फबारी। पत्नी, बर्फ पड़ रही है। चरण आंगन में खड़ा होकर घर में चिल्लाया। प्रिया, जो भीतरी कमरे में बिस्तर लगा रही थी, ने उसकी बात सुनी और जल्दी से बाहर चली गई। वह मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, आंगन में बर्फ के टुकड़ों को फड़फड़ाते देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। सचमुच बर्फ पड़ रही है। पिछले सालों में उसे बर्फ से सबसे ज्यादा डर लगता था क्योंकि मौसम ठंडा होता था, उसके पास पहनने के लिए मोटे कपड़े नहीं होते थे और रात में उड़ने के लिए कोई मोटी सूती रजाई नहीं होती थी। लेकिन इस साल चरण के साथ होने के कारण वे सर्दियों में गर्म कपड़े पहने हुए थे और रात में उड़ने के लिए उनके पास मोटी सूती रजाई थी, जिससे उन्हें बहुत गर्मी मिलती थी। इसलिए प्रिया को अब न तो सर्दी का डर था, न ही बर्फ के दिनों का। चरण उसके पास गया, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और दोनों आंगन में खड़े होकर कुछ देर तक फड़फड़ाते बर्फ के टुकड़ों को निहारते रहे। बर्फ ज्यादा नहीं थी और उस समय तापमान भी बहुत कम नहीं था, इसलिए जमीन पर गिरी बर्फ जल्दी पिघल गई। दोनों कुछ देर आंगन में खेलते रहे और उनके सिर पर बर्फ के कुछ टुकड़े लग गए। प्रिया मुस्कुराई और चरण को बर्फ के टुकड़े झाड़ने में मदद की। चरण ने भी उन्हें धीरे से उसके ऊपर से झाड़ दिया। आछू, प्रिया की नाक में गुदगुदी हुई और वह छींकने से खुद को रोक नहीं पाए। चरण ने उसे गले लगाया और घर के अंदर खींच लिया। ठीक है, हम बाहर नहीं खेल सकते वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ठीक है, तो मैं नहाने जाती हूँ। प्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, अपना पजामा लेने चली गई और बाथरूम में नहाने के लिए तैयार हो गई। चरण उसके लिए पानी लाने बाथरूम में गया और काफी मनाने के बाद प्रिया को साथ नहाने के लिए राजी कर लिया। हालांकि इस बार चरण ने बाथरूम में कोई परेशानी नहीं की। ठंड थी और अगर उसकी पत्नी को सर्दी लग गई तो नुकसान होगा। नहाने के बाद चरण ने हेयर ड्रायर लिया और प्रिया के बाल सुखाने में मदद की। त्यानशिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट्री द्वारा निर्मित हेयर ड्रायर भी बहुत उपयोगी था क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होती थी और प्रिया के बाल उसकी कमर तक पहुंच जाते थे, इसलिए धोने के बाद वे बहुत धीरे धीरे सूखते थे। चरण ने लोगों से हेयर ड्रायर बनवाने के लिए ओवरटाइम करवाया और यह कहना ही होगा कि इस छोटी सी चीज का बहुत बड़ा उपयोग था। सर्दियों में बाल धोने के बाद वह उन्हें तुरंत सुखा सकती थी और सर्दी लगने की चिंता नहीं करती थी। ऐसे में चरण ने धैर्यपूर्वक प्रिया के बाल सुखाने में मदद की। प्रिया के बाल काले और चमकदार थे और येरेंडेली केमिकल द्वारा उत्पादित ब्लैक डायमंड प्लांट एसेंस शैम्पू का उपयोग करने के बाद उसके बाल और भी नर्म और चिकने हो गए और इसमें से एक हल्की ताज़ा खुशबू आ रही थी। चरण कुछ हद तक छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, यह महसूस करते हुए कि उसकी पत्नी के बाल चिकने और रेशमी थे, छूने पर ठीक साटन की तरह महसूस हो रहे थे। यह उसकी उंगलियों से फिसल रहा था, जो बहुत मजेदार था।
पति, क्या आपने ब्लो करना बंद कर दिया? प्रिया ने जम्हाई ली, उसका चेहरा नींद से भरा था। उद्धरण चिन्ह, हो गया, लगभग हो गया। चरण ने हेयर ड्रायर बंद कर दिया, इसे अनप्लग कर दिया, कंघी उठाई, ध्यान से प्रिया के बालों को बड़े करीने से कंघी किया और उसके सिर के ऊपर उसे चूमने के लिए नीचे झुका। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को बिस्तर पर ले जाता हूँ। जल्दी से अपने कपड़े उतारकर चरण कंबल के नीचे सरक गया। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया के कोमल शरीर को कसकर गले लगा लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। पत्नी, अभी तो सुबह है, क्या हम थोड़ी देर और खेलें? क्या खेलें? प्रिया को नींद आ रही थी, उसने हाथ बढ़ाकर चरण की कमर पकड़ ली और आंखें बंद कर लीं। चुंबन खेलें। चरण ने उसे गले लगाया, झुककर उसके होंठों को चूमा। सर्दी थी, लेकिन उसका शरीर गर्म और तप रहा था। प्रिया ने उसके जोश और तत्परता को महसूस किया, मन ही मन सोच रही थी, आज रात उसका कौन सा अंग थका होगा। छोड़ो भी, वह उसका आदमी था, उसे लाड़ प्यार करने के अलावा वह और क्या कर सकती थी। उसने आंखें बंद कर लीं, पूरी तरह डूब गई उस आदमी के चुंबन का जवाब देते हुए। साल का अंत होने वाला था और काउंटी की बड़ी फैक्ट्रियां बंद होने वाली थीं। चरण ने अपने कारखानों के निदेशकों को फ़ोन किया और उन्हें याद दिलाया कि वे अपने कर्मचारियों को चीनी नववर्ष के लाल पैकेट बांटें। तियानशिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, येरेन-डेली केमिकल फैक्ट्री और तियानक्सिन गारमेंट फैक्ट्री को 12वें चंद्र मास की 23 तारीख को काम बंद करके छुट्टी पर जाना था और नए साल के छठे दिन आधिकारिक तौर पर काम फिर से शुरू करना था। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर साल के भीतर काम शुरू नहीं किया था। इस पर चर्चा करने के बाद शरद, विक्रम और चरण ने कहा, नए साल के 9वें दिन आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू करने और कारों का निर्माण करने का फैसला किया। कई कारखानों के लिए चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद चरण प्रशिक्षण ले रहे किशोरों के समूह को देखने गया। क्या आप अपने परिवारों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं? यदि आप अपने परिवारों के साथ जश्न मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं, तो मैं लोगों को नए साल के लिए आपको घर भेजने की व्यवस्था करूंगा। यदि आप नए साल के लिए घर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ रह सकते हैं। मैं नए साल के लिए घर नहीं जाना चाहता, यहाँ सभी के साथ रहना अच्छा है। मैं भी नए साल के लिए वापस नहीं जाना चाहता, मैं नए साल के लिए घर जाना चाहता हूँ। चरण ने लू हुई से गिनती करने के लिए कहा। 28 बच्चों में से आधे से भी कम नए साल के लिए घर जाना चाहते थे। भले ही वे अपने परिवारों के साथ जश्न मनाने के लिए घर जाना चाहते थे या नहीं, चरण ने उनमें से प्रत्येक को 100 युआन का लाल पैकेट दिया। ये लाल पैकेट नए साल के दौरान दिए जाने थे, लेकिन चरण प्रिया के साथ बीजिंग जा रहा था और इस साल वही नया साल मनाएगा, इसलिए लाल पैकेट पहले ही दे दिए गए। किशोर लाल पैकेट पाकर बहुत खुश हुए और चरण का बार बार शुक्रिया अदा किया। इन किशोरों के लिए व्यवस्था करने के बाद चरण प्रिया को लेकर कुछ उपहार तैयार करके सुपरिवार से मिलने गया। आखिरकार वे चीनी नववर्ष के लिए बीजिंग जा रहे थे और नए साल के बाद ही वापस आएंगे। ये पहले से रिश्तेदारों से मिलने जैसा था। वे पूरे दिन सुपरिवार के घर रहे। चरण और प्रिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और दोपहर और रात के भोजन के बाद दोनों ने विदाई ली और चले गए। सुपरिवार से मिलने के बाद वे बीजिंग के लिए रवाना होने की तैयारी करने वाले थे। वेन लिजुन और डू जेंगटिंग ने उन्हें कई बार फ़ोन करके आग्रह किया था। बीजिंग जाने से पहले चरण लियू होंगलिन से फिर मिलने गया। नए घर में एक इमारत पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी और बगीचे की दीवारें भी हरी ईंटों और लाल टाइलों से बन चुकी थीं, जिनमें शास्त्रीय उद्यान वास्तुकला शैली की झलक दिखाई दे रही थी। वर्तमान प्रगति के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा था कि यह काम अगले 2 महीनों में पूरा हो जाएगा। चारण को लियू होंगलिन पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने उसे 1 लाख युआन और दिए और निर्माण दल के मजदूरों की मजदूरी तय करने और सभी को नए साल के लाल पैकेट देने को कहा। लियू होंगलिन ने खुशी खुशी हामी भर दी। 12वें चंद्र मास की 22वीं तारीख 29 जनवरी को बादल छाए हुए थे। लू हुई और झांग कियान के संरक्षण में चरण और प्रिया ने विक्रम और शरद को विदाई दी, जो उन्हें ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने आए थे, और ट्रेन में सवार हो गए। ये साल का अंत था और ट्रेन स्टेशन लोगों से भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी। चरण ने प्रिया की रक्षा की, जबकि झांग कियान और लू हुई ने आसपास की भीड़ को दूर रखा। चरण और प्रिया की रक्षा करते हुए जब वे ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन स्टेशन पर बहुत से लोग थे, लेकिन ट्रेन में कई सीटें खाली थीं, इसलिए ये भीड़ नहीं थी। आखिरकार कम लोग अब उत्तर या दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, अधिकांश घर लौट रहे थे। चरण और प्रिया ने स्लीपर टिकट खरीदे, जिससे उन्हें बीजिंग जाने के रास्ते में लेटने की अनुमति मिली। जियांग सिटी से बीजिंग तक की यात्रा में लगभग 10 घंटे लगे। चरण और प्रिया ने शाम 8 बजे के लिए टिकट खरीदे। सर्दियों में ट्रेन में थोड़ी ठंड थी, इसलिए रात में चरण और प्रिया एक चारपाई पर दुबक गए और खुद को बेहतर महसूस करने के लिए 2 रजाइयों से ढक लिया। रात बिना किसी घटना के बीत गई और अगले दिन भोर होते ही चरण और प्रिया बीजिंग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही वे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, उन्होंने डू परिवार को देखा जो उन्हें लेने आया था।
डू यानलिन, डू यानशु और डू वेई वेई सभी आ गए थे। तियान तियान, चरण और प्रिया को देखकर डू वेई वेई ने जल्दी से उन्हें हाथ हिलाया। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमक रहे थे। बीजिंग का मौसम जियांग सिटी से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। जैसे ही वे ट्रेन से उतरे, चरण और बाकी लोग ठंड से कांपने लगे। डू यानलिन ने जल्दी से कहा, पहले गाड़ी में वापस चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है। समूह ट्रेन स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क पर चला गया। उनके चेहरों पर चुभती ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। प्रिया को गाड़ी में बिठाने के बाद चरण उसके पीछे पीछे आकर बैठ गया। माँ ने पहले कहा था कि वह तुम्हें लेने आना चाहती हैं, लेकिन कल रात वह बहुत ज़्यादा उत्साहित थीं और उन्हें अच्छी नींद नहीं आई, इसलिए उन्हें सर्दी लग गई। इसलिए हमने उन्हें बाहर जाकर परेशान नहीं होने दिया। ड्राइवर की सीट पर बैठे डू यानलिन ने खिलखिलाकर कहा, क्या ये गंभीर है? क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? प्रिया की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने एक को देखा, ये ठीक है, बस थोड़ा बुखार है। उसने इसे कम करने के लिए पहले ही दवा ले ली है। डू वेई वेई यात्री सीट पर बैठे अपना सिर घुमाया और प्रिया से कहा, यह अच्छा है। प्रिया ने अपनी गद्देदार जैकेट कस ली और आह भरी, ये बहुत ठंडा है। बीजिंग में ये हमारे जियांग शहर से भी अधिक ठंडा लगता है। हाँ, बीजिंग शुष्क और ठंडा है। यह आपकी त्वचा को फट सकता है। डू यानलिन ने सभी के बैठने का इंतजार किया, कार शुरू की और डू परिवार की ओर चल दी। एक और कार पीछे पीछे आई, जिसमें डू यानशु, लू हुई और झांग कियान थे। चरण ने हाथ बढ़ाया और प्रिया के कंधों पर हाथ रखा, उसके हाथों को गर्म करने के लिए पकड़ लिया। महिलाएं ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और सर्दियों में आंतरिक गर्मी कम होने के कारण उन्हें ठंड अधिक महसूस होती है। बातें करते करते कार डू परिवार के आंगन में पहुंच गई। जैसे ही प्रिया और चरण कार से उतरे, उन्होंने देखा कि वेन लिजुन और डू जेंगटिंग प्रवेश द्वार पर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। तियान तियान, चरण, वेन लिजुन तेजी से आगे बढ़े और प्रिया का हाथ थाम लिया। ये देखकर कि उसके हाथ थोड़े ठंडे थे, वेन लिजुन ने उन्हें जल्दी से अंदर ले लिया। डू जेंगटिंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके हमेशा से सख्त चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी। घर के अंदर ओल्ड मास्टर डू जियांगुओ भी अपनी पोती और पोते को वापस आते देख मुस्कुरा रहे थे। चरण, तियान तियान, तुम दोनों जल्दी से बैठ जाओ। जियो जो, जल्दी से उनके लिए चाय बनाओ। ओह, और मेरी पोती के लिए एक कप गर्म दूध तैयार करो। ओल्ड मास्टर को याद आया कि प्रिया गर्भवती थी और चाय नहीं पी सकती थी। धन्यवाद दादाजी। प्रिया ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और डू जियांगुओ के मंदिरों में सफ़ेद बालों की कुछ और लंटें देखकर उसका दिल थोड़ा दुखा। दादाजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा, मैं खा सकता हूँ और अच्छी तरह सो सकता हूँ, डू जियांगुओ ने ठहाके के साथ जवाब दिया। प्रिया ने कुछ पल उनके साथ बातचीत की, फिर वेन लिजुन को चिंता से देखा। माँ जल्द ही परिवार की आया कई कप गर्म चाय और प्रिया के लिए एक अलग कप दूध ले आए। डू परिवार के घर में फर्श हीटिंग थी, जिससे कमरा गर्म हो गया। कुछ देर तक सभी के साथ बातचीत करने के बाद ये सिर्फ ठंडा नहीं था, ये थोड़ा गर्म था। हालांकि ऐसे मौसम में भले ही यह गर्म था, किसी ने भी अपने कपड़े उतारने की हिम्मत नहीं की। तियान तियान, चरण, क्या तुम दोनों भूखे हो? चलो पहले नाश्ता करते हैं, चलो। डू जियांगुओ अपने बेद के साथ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। प्रिया और चरण को लहराया। ठीक है दादाजी। चरण और प्रिया आगे बढ़े, उसे दोनों तरफ से सहारा दिया और सभी लोग भोजन कक्ष की ओर चल दिए। ये जानते हुए कि चरण और प्रिया आज सुबह आ रहे हैं, वेन लिजुन ने परिवार के रसोइये को बहुत ही शानदार नाश्ता तैयार करने को कहा। आज उत्तर में लघु नववर्ष था, 12वें चंद्रमास की 23वीं तिथि। सभी ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद वेन लिजुन चरण और प्रिया के आराम करने के लिए आंगन तैयार करने गईं। ये वही आंगन था जहां वे पिछली बार रुके थे, जिसे वेन लिजुन ने खास तौर पर अपनी बेटी प्रिया के लिए आरक्षित किया था। जैसे ही चरण और प्रिया घर में दाखिल हुईं, उन्हें अंदर की गर्माहट का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वेन लिजुन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बीजिंग में बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर वाकई गर्मी थी। वेन लिजुन ने प्रिया से हाथ मिलाया और अंदर वाले कमरे में दाखिल हुई। उसने अलमारी से एक गोल बंडल वाला पैकेट निकाला, उसे खोला और प्रिया को दिखाया। तियान तियान, देखो, जब से माँ को पता चला कि तुम गर्भवती हो, उन्होंने बच्चे के लिए छोटे कपड़े, छोटे जूते और यहाँ तक कि डायपर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। बच्चे का जन्म अगले साल अगस्त में होना चाहिए, जब मौसम गर्म होगा और सिंगल लेयर कपड़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने पहले ये तैयार कर लिए। वेन लिजुन के हाथों में छोटे छोटे कपड़े, जो किसी वयस्क की हथेली से ज़्यादा बड़े नहीं थे, और छोटे छोटे जूते देखकर प्रिया ने उस मुलायम भरे हुए छोटे से बंडल को उन्हें पहने हुए कल्पना की और उसका दिल पिघल गया। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। प्रिया भरोसे और भावनाओं से भरी हुई उसके कंधे पर झुक गई। उसने खुद भी अभी तक बच्चे के लिए इन्हें तैयार करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार वह केवल 3 महीने की गर्भवती थी और जन्म में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय था, इसलिए उसे लगा कि यह बहुत जल्दी है।
लेकिन वेन लिजुन ने उसके और बच्चे के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। यह आपका पहली बार बच्चा होने वाला है और ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं, इसलिए निश्चित रूप से माँ को अधिक चिंता करनी होगी। वेन लिजुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थपथपाते हुए धीरे से कहा। मम, प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब दोनों बातें कर रहे थे, डू वेई प्रिया को खेलने के लिए ढूंढने आया। माँ और बेटियां दिन के अधिकांश समय कमरे में फुसफुसाती और बातें करती रहीं। इस बीच चरण अपने 2 बहनोइयों के साथ बातें कर रहा था। वह और प्रिया बीजिंग से 1000 मील दूर जियांग सिटी में रहते थे। डू यानलिन और डू यानशु के पास स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ था जो वे उसे देखते ही जानना चाहते थे। दोपहर के आसपास नानी सभी को दोपहर के भोजन के लिए मुख्य घर के भोजन कक्ष में जाने की सूचना देने आई। जब सभी लोग भोजन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने वहां पहले से ही कई लोगों को देखा। डू जियांगुओ और डू झेंगटिंग के अलावा दूसरे चाचा डू झेंगहुई, दूसरी चाची तांग चुनयान, इसके अलावा छोटी चाची डू होंगयिंग और छोटे चाचा ली बिन भी अपने बेटे ली क्वानवेई के साथ थे। डू होंगयिंग को देखकर प्रिया और चरण को पिछली बार उनके साथ हुई अप्रियता याद आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और दूसरे चाचा, दूसरी चाची और उनके 2 चचेरे भाइयों का अभिवादन किया। जब वे डू होंगयिंग और ली बिन के पास पहुंचे तो प्रिया ने चरण को अपने साथ खींच लिया और हल्के से छोटी चाची और छोटे चाचा पुकारा। अगर दादाजी और उनके माता पिता के लिए मुश्किलें खड़ी न होती तो वह इतना कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि डू होंगयिंग पिछली बार की तरह फिर से झगड़ा करेगा और परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसने बस एक सख्त चेहरे से जवाब दिया और कोई हंगामा नहीं किया। लंबी मेज के चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे थे, जिससे माहौल काफी जीवंत हो गया था। आज बूढ़े मालिक बहुत अच्छे मूड में थे, जोश से भरे हुए। सबने खाना खाया और बातें की और माहौल बहुत गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण था। लेकिन अचानक एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। डू होंगयिंग के बेटे ली क्वानवेई ने वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और कहा, चूंकि आज सब यहाँ हैं, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, सोच रहे थे कि वह क्या कहना चाहता है। मुझे वेई बहुत समय से पसंद है, बड़े चाचा, बड़ी चाची, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूं और वेई का हाथ मांगना चाहता हूं। ली क्वानवेई के शब्द निकलते ही पूरा डाइनिंग रूम शांत हो गया। डू वेई के हाथ से चॉपस्टिक लगभग गिर ही गई। उसने सामने ली क्वानवेई की तरफ देखा, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। डू झेंगटिंग, वेन लिजुन और डू जियांगुओ ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके बगल में खड़ी डू होंगयिंग पहले ही उठ चुकी थी। उसका चेहरा सदमे से भर गया था। क्वानवेई, क्या तुम पागल हो गई हो? डू वेई तुम्हारे चाचा चाची की गोद ली हुई बेटी है, वह तुम्हारी चचेरी बहन है। ली क्वानवेई के होंठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया और डू होंगयिंग की तरफ देखा। वह डू परिवार की जैविक बेटी नहीं है, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए हम एक परिवार बना सकते हैं। वह तुमसे 3 साल बड़ी है। 3 साल बड़ी औरत सोने की ईंटें लाती है, उम्र कोई मुद्दा नहीं है। ली क्वानवेई मुस्कुराया, उसकी आंखें गहरे स्नेह से भरी थी जब उसने डू वेई को देखा। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। डू होंगयिंग की छाती धड़क उठी और वह मेज पर बैठ गई। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। क्यों नहीं? ली क्वानवेई ने अपनी नज़र डू वेई से हटाकर डू होंगयिंग पर डाल दी। डू होंगयिंग अवाक रह गई। उसने गहरी सांस ली, शांत दिखने की पूरी कोशिश करते हुए। शादी इतनी बचकानी कैसे हो सकती है? इस मामले में डू वेई की राय जरूरी है। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर आप यूं ही शादी का फैसला कर लें। क्या ऐसा है? ली क्वानवेई हंसा और डू वेई की ओर देखा। डू वेई, तुम क्या कहते हो? सबकी निगाहों के सामने डू वेई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, खड़ी हुई और बोली, क्वानवेई, बेतुका मत बनो। मेरी नज़र में तुम सिर्फ मेरी चचेरी बहन हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं हैं। अरे सच में? पहले डेटिंग करके देखूं तो कैसा रहेगा? अगर बात बन गई तो शादी भी कर सकते हैं। थप्पड़। ली क्वानवेई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक किसी ने आकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। वह डू होंगयिंग थी। उसकी आंखें अब गुस्से से लाल हो रही थीं और वह ली क्वानवेई पर गरजी, घर पर तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर थोड़ा समझदार तो नहीं हो सकता। तभी लंबी मेज पर बैठे सभी लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ली क्वानवेई और डू होंगयिंग, इन माँ बेटे का व्यवहार बहुत अजीब था। डू जियांगुओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी चॉपस्टिक मेज पर जोर से पटक दी। क्या तुम दोनों ने बहुत तमाशा कर लिया है? होंगयिंग, क्वानवेई, आज तो परिवार का मिलना बहुत कम होता है। तुम दोनों का क्या मतलब है? ली क्वानवेई ने अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। मेरी माँ से पूछो, वही सबसे अच्छी जानती हैं। डू होंगयिंग की सांसें कुछ उखड़ी हुई थीं। उसका चेहरा लाल और हरे रंग का मिश्रण था और उसकी आंखें ली क्वानवेई को घूर रही थीं। डू होंगयिंग का रूप देखकर सभी को लगा कि आज का घटनाक्रम बेहद विचित्र है।
चरण और प्रिया एक तरफ बैठ गया, स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। क्या डू होंगयिंग और ली क्वानवेई के बीच कोई झगड़ा चल रहा था? लेकिन इसमें डू वेईवेई का जिक्र नहीं होना चाहिए, और इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होंगयिंग, बताओ आखिर क्या हो रहा है? डू जियांगुओ ने भौहें चढ़ाईं, उसकी नज़रें डू होंगयिंग पर टिक गईं। उसकी गहरी निगाहों के नीचे डू होंगयिंग के चेहरे का रंग उड़ गया, धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। ली क्वानवेई ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर वो नहीं कहेगी तो मैं कहूँगा। चुप रहो ली क्वानवेई, अभी यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। डू होंगयिंग अपने बेटे को हाथों से मारते हुए आगे बढ़ी, उसकी आंखों में धमकी भरी थी। अगर तुमने बोलने की हिम्मत की तो मैं मान लूंगी कि मैंने तुम्हारे जैसा बेटा कभी पैदा ही नहीं किया। होंगयिंग, होंगयिंग, शांत हो जाओ। ली बिन ने उसे इतना बेचैन देखकर जल्दी से दौड़कर उसे गले लगा लिया ताकि वो ली क्वानवेई को न मार सके। ली क्वानवेई कुछ बार मार खाने के बाद जोर से हंस पड़ा। डू जियांगुओ का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और वह गरजा, अगर तुम्हारा परिवार कोई तमाशा करना चाहता है तो घर जाकर कर लो। आज चरण और प्रिया के लौटने का अच्छा दिन है, तुम सब यहाँ माहौल बिगाड़ना बंद करो। दादाजी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अगर मैं आपको एक राज बता दूं तो आप और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। आह! ली क्वानवेई अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही डू होंगयिंग अचानक ली बिन की बाहों से छूट गया, मेज से एक थाली उठाई और ली क्वानवेई के सिर पर जोर से दे मारी। खाना और टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े हर जगह बिखर गए। ली क्वानवेई अपना सिर पकड़कर चीखा और कुछ कदम पीछे हट गया। डू होंगयिंग की अचानक हरकत ने सभी को चौंका दिया। चरण ने सहज रूप से प्रिया को बचा लिया और उड़ते हुए खाने और टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों को रोक दिया। डू यानलिन, डू यानशु और डू वेईवेई, जो ली क्वानवेई के ज्यादा करीब थे, इतने बदकिस्मत रहे और उन पर खाने और टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों के छींटे पड़े। उसे मेरे लिए नीचे पकड़ो, डू जियांगुओ ने ठंडे स्वर में पहरेदारों को आदेश दिया। असल में इस पारिवारिक भोज के लिए पहरेदारों को बाहर इंतजार करना था। किसी ने भी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। जल्द ही 2 पहरेदार तेजी से दौड़े और डू होंगयिंग की बाहें पकड़ लीं। चाची, माफ कीजिए। ली बिन ने यह नज़ारा देखा और ली क्वानवेई को उठाने के लिए तेजी से दौड़े। ली क्वानवेई के माथे से खून की एक बूंद बह निकली, उसने उसे अपने हाथ से छुआ और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। सब ने देखा है ना, ये दुष्ट औरत राज छुपाने के लिए मुझे अपने ही बेटे को सरेआम मार डालेगी। हा हा हा, कितना बेतुका, कितना बेतुका। ली क्वानवेई ने अपना सिर पीछे किया और हंसा, उसके माथे से बहता खून आंसुओं के साथ मिलकर नीचे बह रहा था। ली बिन ने जल्दी से अपने माथे के घाव को ढकने के लिए एक रुमाल ढूंढा। ली क्वानवेई ने उसे जोर से धक्का दिया, डू होंगयिंग की ओर इशारा किया और सख्ती से कहा, तुम जितना ज्यादा राज छिपाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही ज्यादा उसे उजागर करूंगा। डू होंगयिंग, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। डू होंगयिंग को दोनों पहरेदारों ने पकड़ लिया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन छूट नहीं पाए। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ली क्वानवेई, कमीने, मुझे तो पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट देना चाहिए था। गुस्से से लाल उसकी आंखें, अपने ही बेटे को गुस्से से घूरती देखकर सब हैरान रह गए। ली क्वानवेई ने ऐसा कौन सा राज उजागर कर दिया था जिससे डू होंगयिंग इतना घबरा गई? माँ और बेटा दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। हाँ, तुम्हें मुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। ली क्वानवेई ने लाल आंखों से डू होंगयिंग को घूरा, पैदा तो हुआ पर बड़ा नहीं हुआ, पढ़ाया नहीं। डू होंगयिंग, तुमने मेरी परवाह कब की? मुझे सिखाया। मैं इतना निकम्मा आलसी इंसान बन गया हूँ, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? बचपन से जब दूसरे बच्चे अपनी माँओं से लिपटे रहते थे, तुमने मुझे कभी गले नहीं लगाया, चूमा नहीं। तुमने अपने हाथों से मेरे लिए कभी खाना नहीं बनाया। जब मैं स्कूल में था तो मैं शरारती था और ठीक से पढ़ाई नहीं करता था, और तुमने मुझे कभी अनुशासित करने की जहमत नहीं उठाई। तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारा बेटा कभी था ही नहीं। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? ली क्वानवेई के चिल्लाए शब्दों ने अनायास ही सबकी नज़रें डू होंगयिंग पर टिक गईं। क्या एक माँ के रूप में वह ऐसी ही थी? ली बिन पास ही खड़ा था, उसके हाव भाव बदल रहे थे। आखिरकार उसने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। मैंने तुम्हारा प्यार पाने की बहुत कोशिश की, पर तुमने मुझे कभी ठीक से देखा तक नहीं। पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, पर अब समझ आ गया है। क्योंकि तुम मुझसे, अपने बेटे से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करते हो। क्योंकि तुम मुझे, अपने बेटे को प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी बेटी को प्यार करते हो। ली क्वानवेई की दहाड़ पूरे डाइनिंग रूम में गूंज उठी। सबके चेहरे के भाव बदल गए। डू होंगयिंग और ली बिन का सिर्फ एक बेटा था। ली क्वानवेई, बेटी कहाँ से आई? ली क्वानवेई की यह चीख सुनकर डू होंगयिंग के शरीर का जोर मानो पल भर में ही गायब हो गया। उसका लाल हुआ चेहरा फिर से पीला पड़ गया, उसके पैर नरम पड़ गए और वह जमीन पर बैठ गई। आखिर हो क्या रहा है? डू जियांगुओ ने ली क्वानवेई को गौर से देखा, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी।
जब वह 18 साल की थी तो बिना शादी के गर्भवती हो गई, चुपके से एक बेटी को जन्म दिया, उसे छुपाया और फिर मेरे पिता से शादी कर ली। ली कुआन वेई इस समय एक शांत पागलपन में थे और उन्होंने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि वह एक नाजायज़ बेटी थी, एक ऐसी लड़की जो दिन के उजाले को नहीं देख सकती थी। उसे लगा कि वह अपनी बेटी के प्रति ऋणी है और उसे खुलेआम धन और सम्मान या अपने माता पिता और रिश्तेदारों की संगति का आनंद नहीं लेने दे सकती थी। अपनी बेटी को हर दिन अपने साथ बड़ा होते हुए और विलासिता का जीवन जीने में असमर्थ देखकर वह बहुत चिंतित रही होगी। तो उसने एक तरीका सोचा। आहा, ली कुआन वेई अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही डू होंगेंग बेतहाशा चीख पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ली कुआन वेई के बाद के शब्दों को दबाने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहती थी। ली कुआन वेई ने उसकी कठोर तीखी चीखें सुनी, उपहास किया और एक पल के लिए रुक गई। डू जियांगुओ का चेहरा गंभीर था। अपने हाथ की एक लहर के साथ किसी ने तुरंत आगे बढ़कर डू होंगेंग का मुंह बंद कर दिया। जब वह बोलने में असमर्थ हो गई और धीमी आवाज़ें निकाल रही थी, तभी ली कुआन वेई ने अपनी बात जारी रखी। उस साल डू परिवार में भारी उथल पुथल मची थी। उसने इस अराजकता का फायदा उठाया और किसी को बड़ी चाची की बेटी को ले जाने के लिए कहा। जब ली कुआन वेई ने यह कहा तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें अविश्वास से भर गईं। वेन लिजुन ने भी अपना सिर सीधे डू होम्यन की ओर देखने के लिए घुमाया, लेकिन उसने देखा कि डू होम्यन का मुंह बंद था। वह जमीन पर अस्त व्यस्त अवस्था में बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, किसी पागल औरत की तरह। चारन और तियान तियान कुछ चिंतित हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय तियान तियान का गायब होना डू होम्यन से संबंधित था? आप जारी रखें। इस समय डू जियांगुओ का चेहरा काला पड़ गया था। उसने अपने भावों को कड़ा किया और गहरी आवाज में कहा, बड़ी चाची ने 2 बेटों को जन्म दिया और सिर्फ एक बेटी को, जिसे उन्होंने अनमोल रत्न की तरह संजोया। मेरी माँ जब भी उसे देखती, उस बेटी के बारे में सोचती जिसे उन्होंने चुपके से पाला था। आखिरकार एक दिन डू परिवार इस उथल पुथल में फंस गया और लोग दहशत में आ गए। उन्होंने उस दिन का फायदा उठाकर किसी को बड़ी चाची की बेटी को ले जाकर दूर भेज दिया। ये सुनकर डू जेंगटिंग और वेन लिजुन के चेहरे पहले से ही पीले पड़ गए थे। खासकर वेन लिजुन, उसने डू होंगयिंग को देखा, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। बाद में सबसे बड़ी चाची हर दिन रोती थी और डू परिवार ने अनगिनत लोगों को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वे उस लड़की को नहीं ढूंढ सके। उस समय यह मेरी माँ थी जिसने सुझाव दिया था कि अगर सबसे बड़ी चाची एक लड़की को गोद ले सकती हैं तो यह निश्चित रूप से उनकी बेटी को खोने के दर्द को कम करेगा। ये सुनते ही वेन लिजुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसके कान बज रहे हैं। उसने अनजाने में डू वेई वेई की दिशा में देखा। डू वेई वेई का चेहरा काफी बदल गया। उसने अपना मुंह खोला, डू होंगयिंग को देखा, फिर ली कुआन वेई को। उसकी आंखें भ्रम और नासमझी से भर गईं। तियान तियान का चेहरा भी पीला पड़ गया। सौभाग्य से चरण अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। ये सही है, बड़ी चाची ने जिस लड़की को गोद लिया था उसका नाम डू वेई वेई था। उसे मेरी माँ ने उनके पास भेजा था, जिन्होंने हर संभव कोशिश की। ली कुआन वेई ने व्यंग्य किया, तुम सबने कभी सोचा भी नहीं है ना? तुम इतने सालों तक तियान तियान को ढूंढते रहे, यही सोचते रहे कि उसे दुश्मनों ने उठा लिया है या मार डाला है। तुमने कभी नहीं सोचा कि उसे उसके किसी सबसे करीबी ने ही उठा लिया है ना? हा, डू होंगयिंग, मुझे बताओ, तुम किस हद तक इतनी क्रूर और निर्दयी हो? तुम अपनी ही भतीजी के साथ इतनी क्रूर हो सकती हो? ये सही है, तुम्हें मुझसे, अपने जैविक बेटे से भी सच्चा स्नेह नहीं है, तो तुम दूसरों के बच्चों की परवाह कैसे कर सकती हो? तुम्हारी नज़रों में सिर्फ डू वेई वेई है, वह बेटी जो तुम्हारे पहले प्यार से हुई थी। तुमने अपना सारा प्यार उसे दे दिया, लेकिन इतने सालों तक तुम अक्सर अपनी बेटी के सामने तो पढ़ी, लेकिन एक माँ की तरह उससे बात नहीं कर पाई। तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा होगा। हा, ये सब तुम्हारा बदला है। खामोशी। चारों ओर मानो मौत का सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें डू होंगयिंग पर टिकी थीं। डू जियांगुओ ने अपनी छाती पकड़ ली, उसका चेहरा लाल और हरा हो गया। वेन लिजुन, उसकी आंखें लाल थीं, एक बार चीखी, फिर आगे बढ़ी, डू होंगयिंग का कॉलर पकड़ा और जोर से अपना शरीर हिलाया। डू होंगयिंग, बताओ, ली कुआन वेई ने जो कहा वह सच है या नहीं? क्या सच में तुम ही मेरी बेटी को ले गए थे? इस समय तियान तियान का शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके होंठों का रंग उड़ गया था। अगर यह सब सच था तो इतने सालों तक अपने परिवार से उसका अलगाव डू होंगयिंग की ही करतूत थी। चारण ने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसका चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया था। डू वेई वेई भी ऐसी ही थी। इस समय उसने लिविंग रूम में सभी को देखा और महसूस किया कि इस समय हर कोई कितना अजनबी हो गया है। वह वहां असहाय, अकेली और महत्वहीन खड़ी थी। डू होंगयिंग का मुंह बंद था, लेकिन इस पल उसने डू वेई वेई की तरफ देखा। डू वेई वेई को स्तब्ध, खोई हुई सी देखकर उसकी आंखों में लगातार आंसू उमड़ रहे थे। वेन लिजुन ने जोर से उसके मुंह से मुंह खोला और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बताओ,
क्या तुम ही हो जिसकी वजह से मैं और मेरी बेटी, माँ और बेटी, 20 साल से ज्यादा समय तक अलग रहे? उसने उसे जोर से मारा और डू होंगवेंग के चेहरे पर तुरंत कई उंगलियों के निशान पड़ गए। कमरे में मौजूद सभी लोग ये सब देख रहे थे, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भर गए थे। डू यानलिन और यानशु भी जल्दी से आगे बढ़े, उनकी नज़रें डू होंगवेंग पर टिकी थीं। सबकी निगाहों के सामने डू होंगवेंग आखिरकार बोली, वेई वेई। उसने डू वेई वेई का नाम पुकारा। डू वेई वेई का शरीर कांप उठा। उसने उसकी तरफ देखा, उसके शब्द, क्या ये सब झूठे हैं? क्या ये झूठे हैं? उसने ली क्वानवेई की ओर इशारा किया, उसकी उंगली कांप रही थी, उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा कि मैं आपकी जैविक बेटी हूँ, चाची, ये सच नहीं है ना? वह बकवास कर रहा है ना? डू होंगवेंग सिसक पड़ा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, नहीं, तुम मेरी जैविक बेटी हो, वेई वेई। माँ तुमसे प्यार करती है। मुझे माफ़ करना, माँ ने तुम्हारे लिए वो सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। धमाका 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 धमाका। डू जियांगुओ जल्दी से आगे बढ़ा, अपनी छड़ी पर झुक गया और अपनी छड़ी उठाकर डू होंगवेंग को कई बार मारा। दुष्ट लड़की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतनी क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकती हो? हमारा डू परिवार तुम्हारे जैसा किसी को कैसे पैदा कर सकता है? उसका चेहरा लाल हो गया और वह सांस नहीं ले पा रहा था। बूढ़े व्यक्ति की दृष्टि काली पड़ गई, तुम मरने के लायक हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार करना था तो तुम्हें मेरी बेटी को क्यों ले जाना पड़ा? डू होंगवेंग, तुम सचमुच मरने के लायक हो। वेन लिजुन रोई और गालियां देते हुए अपनी मुट्ठियों और पैरों से डू होंगवेंग को मारने लगी। डू झेंगटिंग बगल से देख रहा था, उसे रोक नहीं रहा था। इस समय डू होंगवेंग को देखते हुए उसकी आंखें निराशा और ठंडक से भर गईं। ली क्वानवेई ने ठंडी आंखों से ये दृश्य देखा, उसके दिल में खुशी का एक विकृत भाव उमड़ रहा था।